हेलो दोस्तों, श्री एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विश्वजीत तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रायः आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मनोदशा केवल टेट और सी टेट और सुपर टेट पे बिल्कुल केंद्रित हो चुकी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम दोस्तों बाल मनोविज्ञान के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। आइए दोस्तों शुरू से इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास करते हैं, और जो कि आपके टेट और सुपर टेट, सी टेट और भी जो भी केवीएस, नवोदय वगैरह में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कम से कम 30 क्वेश्चंस सारे पार्ट में आते हैं। तो मनोविज्ञान क्या होता है, तो दोस्तों देखिए मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा में है। मनोविज्ञान सबसे पहले क्या होता था कि जैसे कि मनोविज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई मनोविज्ञान की, तो यह आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो विषय हमारे ब्रह्मांड या अपने यूनिवर्स में आया वह कौन सा विषय था, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से यह एक निकला हुआ विषय है, जिसको बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करते हैं और उनके प्रयत्नों को सीखते हैं, और जो उन्हीं के जिसके अनुसार जो है हम लोग जो है क्वेश्चन में किस प्रकार से उसको डील करना है, वो सारी चीज़ें अलग अलग मनोविज्ञान वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग तरीक़ों से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान क्या था, बताया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। सबसे पहले क्या बताया गया कि जो मनोविज्ञान है ये क्या है, मन का विज्ञान है, अथवा इसको कह सकते थे, उस समय कहते थे कि यह मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या मानसिक क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। और इसी कड़ी में शुरुआत में ये भी जोड़ा गया था कि इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो ये तो दोस्तों शुरुआत में इस तरह की हाइपोथेसिस साइकोलॉजिस्ट के पास होती थी। तो मनोविज्ञान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था, लेकिन ये क्या किया कि समय परिवर्तन के साथ मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक हुआ। जब लोगों की विचारधाराएं अलग होती गईं, थोड़ा सा समाज में, वातावरण में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, तो क्या हुआ कि यह विषय जो है समय परिवर्तन के साथ मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक हुआ। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी आती है। 16वीं शताब्दी में इसे क्या कहा जाता है, इसी मनोविज्ञान को मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यानी 16वीं शताब्दी में फिर इसका क्या हो जाता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहलाया जाता है। इस विज्ञान को मानने वाले प्रमुख यूनानी दार्शनिक जैसे प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्ते थे। इन दार्शनिकों ने इस बात का उत्तर ना दे सके कि आत्मा क्या है। जैसे प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्ते ने क्या कहा कि जब लोगों ने प्रश्न किया कि आत्मा क्या है, इस मनोविज्ञान के जो ये बिंदु है आत्मा, तो आत्मा क्या है, तो ये दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्ते जैसे मनोवैज्ञानिक इस बात की को परिभाषित ना कर सके, तो उसका स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने नहीं बता पाया, वो लोग नहीं बता पाए। फिर इसके बाद जो हुआ वो वही कि 17वीं शताब्दी तक फिर इसको जो है परिवर्तित किया गया। 17वीं शताब्दी में इसका दोस्तों शताब्दी याद रखिएगा
कि 16वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और 17वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यानी इसमें भी आत्मा की तरह मन के स्वरूप तथा प्रकृति को स्पष्ट करने की कठिनाई हुई। फिर लोगों ने प्रश्न किया, जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनसे, कि फिर आप बताइए कि मन का स्वरूप तथा प्रकृति इस स्थिति में किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो लोगों को उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। फिर ऐसे होते करते 17वीं शताब्दी बीत जाती है, 18वीं शताब्दी बीत जाती, फिर 19वीं शताब्दी तक वो यानी मन का विज्ञान चलता है। फिर वहाँ से परिवर्तन होता है 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं कि जो मनोविज्ञान होता है वह एक चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक चेतना का विज्ञान है। और यह किस शताब्दी में प्रतिपादित होता है? 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित होते हैं। और इसका प्रवर्तक कौन होते हैं? विलियम जेम्स हैं, वुंट हैं तथा जेम्स सली हैं। प्रवर्तक फिर से दोस्तों याद कर लीजिएगा, विलियम जेम्स, वुंट तथा जेम्स सली। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है कि कौन सी शताब्दी में यह प्रतिपादित हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। और इसके प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं, वुंट हैं तथा जेम्स सली हैं। यह परिभाषा एकांगी है क्योंकि इसमें मन के केवल चेतन स्तर की बात की गई है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान में चेतन, अचेतन तथा अर्धचेतन तीनों की बात की गई है। जैसे कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जो कि अभी नेक्स्ट आएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ तक जो मनोविज्ञान जहाँ तक चेतना का विज्ञान माना गया था, उसमें केवल क्या बताया गया था कि मन केवल चेतन स्तर की बात की गई है। यहाँ पे चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की कोई बात नहीं की गई थी। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो 19वीं शताब्दी में बताया गया था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो उसमें चेतन, अचेतन, अर्धचेतन जैसी अवस्थाओं की विवेचना नहीं की गई थी। फिर दोस्तों आ जाता है जो हम लोग अब पढ़ते हैं, बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई की जाती है, वह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह किस शताब्दी का है? 20वीं शताब्दी में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये किस शताब्दी से शुरू होती है? वह 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। और इसके प्रवर्तक हैं प्रोफेसर वाटसन। जी हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो आप बताएंगे प्रोफेसर वाटसन। और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा कभी भी परखा जा सकता है, मतलब बच्चा कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका अवलोकन अपने दृष्टि के सामने बच्चे का जो है क्रियाकलाप, अनुक्रियाएं हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है उस चीज़ को भी हम लोग ऑब्जर्वेशन उसका कर पाते हैं। तो वही चीज़ है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा कभी भी परखा जा सकता है जो निम्न क्रियाएं कर सकते हैं। तो जैसे बालक के क्रियाओं के अंतर्गत यानी जो ऑब्जर्वर होते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं उसमें देख पाते हैं, उसमें ये है कि बालक का हम निरीक्षण कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसकी क्रियाओं को, आलेखन कर सकते हैं, वह क्या कर रहा है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारी चीज़ों को हम बिंदुवार लिख सकते हैं। वर्गीकरण कर सकते हैं कि किस आयु का बालक कौन सी क्रिया कर रहा है, कौन सी आयु का कौन सा बालक कौन सी क्रिया करने में सक्षम है, अक्षम है, वगैरह वगैरह, इस चीज़ का भी हम यहाँ पे मूल्यांकन कर पाते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन भी हम उस चीज़ का कर सकते हैं कि जैसे 5 साल का बच्चा क्या होता है, वो चलने लगता है, यानी खाता है, पीता है, तो क्या होता है कि ऐसी एक परिकल्पना बन जाती है दिमाग में कि 5 साल के बच्चे जितने भी होते हैं वह क्या होते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये एक सामान्यीकरण के व्यवहार में चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है
तरह तरह के 5 साल के बच्चों का हम हर जगह पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में जो बच्चा एक बच्चा 5 वर्ष का है, उसी 5 वर्ष का बालक ही जितने भी अपने दुनिया संसार में जो भी बालक है वह ऐसा कार्य कर सकता है, यह हम सत्यापित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।